टाइम्स पंजाब देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, एक बार फिर लाइव कवरेज लेके आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूं। बात करेंगे महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर। हमारे भारत में हर 15 मिनट में एक महिला के साथ कई कई तरीके से अत्याचार होता है, लेकिन कई बार उनकी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, कई बार रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। और अत्याचारों की बात करें तो सिर्फ एक रेप केस ही नहीं है जो हमारे सामने आता है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से किडनैपिंग के केसेस हमारे सामने आते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को आजकल किडनैप किया जा रहा है, रेप केसेस हमारे सामने है, साथ ही साथ घरेलू हिंसा का वो शिकार होती है। एक तरफ तो बात करते हैं कि भारत में नारी का सम्मान किया जाता है, नारी की पूजा की जाती है, लेकिन क्या इस तरीके का सम्मान की हकदार है नारियां हमारे भारत की? छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप केस कमिट किए जाते हैं। अगर हम करंट इश्यूज की बात करें तो कल ही हमने देखा है कि मुंबई में एक 9 साल की छोटी सी बच्ची का रेप करके उसे मार के फेंक दिया जाता है। अभी कोलकाता का जो केस है वही हमारे सामने है, उसके रिजल्ट तक की इंतजार की जा रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, लेकिन लगातार जो महिलाओं के ऊपर हिंसा बढ़ती जा रही है, एसिड अटैक्स किए जाते हैं, साथ ही साथ उनको ब्लैकमेल किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमारा भारत उलझता हुआ नजर आ रहा है और कुछ समझ नहीं आता कि किस तरीके से इसकी रोकथाम होगी। हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम जुड़ चुकी है, हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा जुड़ चुके हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण मित्रा जुड़ चुके हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हम उनके साथ जुड़े हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे, सर आपका भी स्वागत करना चाहेंगे टाइम्स पंजाब टीवी में। प्रज्ञा मैम, आपके साथ हम पहले भी रूबरू होते हैं इस तरीके के टॉपिक्स को लेकर। अगर हम कोलकाता केस की बात करें तो जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर के साथ रेप किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, और आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है। बहुत लंबे टाइम से डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे चल रहे थे। मैम, ये केस सिर्फ एक उस जूनियर डॉक्टर का नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लगातार हमारे सामने होते हैं। कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं होते। मैम, क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारे भारत में जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, क्या इस तरीके के केसेस हमें रोज सुनने को मिल रहे हैं? अ, वही एक चिंता मंथन का विषय है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स के साथ हो, नर्सेस के साथ हो। उसके बाद जब डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट बंद करके डॉक्टर्स वापस काम पे गए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं, 27 सितंबर को फिर से सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज है कोलकाता के जस्ट बगल में, वहाँ पे 3 फीमेल डॉक्टर्स और 3 नर्सेस के ऊपर एक पूरी मॉब ने अटैक किया है। फिर से डॉक्टर्स को वापस एक तरह से जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं जाकर अब उनको फिर से सोचना पड़ रहा है कि क्या हमें दोबारा, जूनियर डॉक्टर्स ने बोला है कि आज की हियरिंग देखकर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू करने की ज़रूरत शायद पड़ सकती, क्योंकि वो सामने है, रिजल्ट सामने है। इतने वादे किए गए थे प्रोटेक्शन देंगे, ये तो बेसिक प्रोटेक्शन ही नहीं है कि जहाँ आप काम करने जा रहे हैं लगा लो यहाँ आके हमें कोई हाथापाई शुरू कर दे। तो ऐसे में तो इंसान काम करने के लायक ही नहीं रहेगा। तो ये तो हुई, चलो डॉक्टर्स की बात है। पूरी तरह से समाज में जो आप बता रहे हो, 9 साल की बच्ची है, छोटे बच्चे, उससे भी छोटे बच्चे, मैक्सिमम 93 केसेस मैंने देखा लास्ट 2 महीनों में। केसेस हैं जो 13 से 18 साल के बच्चों के ऊपर हैं, चाहे वो मेल या फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। उनको समझ ही नहीं होती है। ऐसे केसेस समझो कि जितने रिपोर्ट हो रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं एक्चुअल में, जो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं लोग सोचकर कि नाम बदनाम होगा, या जनरली एक घर की 4 दीवारियों के अंदर होता है, किसी ऐसे इंसान के द्वारा होता है जिस पे उनका विश्वास होता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे अपनी इज्जत या फिर एक समाज में स्टिग्मा होता है ऐसे केसेस को लेकर। तो ऐसी चीजें रिपोर्ट जितनी होती है उससे बहुत ज्यादा हमें आंकनी चाहिए कि उससे बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसका कारण मेन जो मुझे लगता है कि आजकल जो हमारा लगा लो 15-20 साल में जो जब से ये इंटरनेट और फास्ट इंटरनेट का युग आया है, इसमें काफी कुछ बदलाव आया है। इस तरह की चीजें जो पहले होती थी वो इतनी जल्दी सबको पता नहीं चलती थी, उसका असर जो अच्छा असर आना चाहिए उसमें तो हमें बहुत जद्दोजहद करके टाइम लग जाता है। बट बुरी चीजें सीखने में टाइम बहुत कम लग रहा है। कोई भी आज चाहे फ्री का इंटरनेट है, कोई भी चाहे खोल कर कुछ भी, किसी भी तरह का एक्सपोज़र, बच्चे भी जो हैं वो बचे हुए नहीं हैं, कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई सेंसर नहीं है। जो भी कंटेंट ऑनलाइन भी, एक नेटफ्लिक्स की आप अगर मेंबरशिप ले लो, तो घर में मान लो आप नहीं हो, बच्चा भी खोलकर आपके एनिमल या ऐसी मूवी एक्सेस कर सकता है। तो ये एक तरह से सजाकर दे दिया गया है कि हाँ चलो। और जो इवन दूसरी तरह की साइट्स होती हैं,
उसके ऊपर भी कोई रेगुलेशन नहीं है। तो जो लोग इसको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति आने लग जाती है। ऐसे न्यूज सुनते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ कि जो लोग ऐसे दुष्कर्म करते हैं, जो रेप करते हैं या मोलेस्टर्स होते हैं, सिर्फ वही एक तरह से उनको काले वो में खड़ा कर देना और बाकी सब लोग सफेद हैं, ऐसा नहीं होता। ये एक स्पेक्ट्रम होता है साइकोलॉजिकल, जो मैं मानती हूँ कि ऐसी प्रवृत्तियां डेवलप होने में टाइम लगता है। ये छोटी सी चीज से शुरू हो सकती है, छेड़खानी से शुरू हो सकता है, पीछा करना, स्टॉकिंग जिसको कहते हैं, उससे शुरू हो सकता है। धीरे धीरे मनोबल बढ़ता है और ऐसे लोग आगे जाके क्रिमिनल बन सकते हैं। आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट अरुण मित्रा जुड़ चुके हैं। सर, बात तो करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर पढ़ाने के नाम पे छोटी सी बच्चियां स्कूल जाती हैं, घर से निकलती हैं, पेरेंट्स खुद छोड़ के जाते हैं स्कूल के गेट पर, लेकिन उसके बाद कल जो मुंबई में रिसेंट केस आया है, उनकी मदर, बच्चे की मदर गेट के बाहर खड़ी है उनको लेने के लिए, लेकिन जैसे ही बच्ची स्कूल से बाहर निकलती है एक कार आगे आती है और किडनैप करके बच्ची को ले जाती है। सर, एक छोटी छोटी बच्ची अगर स्कूल जाके पढ़ने के लिए जाती है आंखों में सपना लेकर कि कुछ बनना है जिंदगी में, लेकिन वहां पे ही वो सेफ नहीं है, तो सर क्या फायदा बेटियों को पढ़ाने का? फिर तो आई थिंक घर में ही सबसे ज्यादा सिक्योर है बेटियां हमारी। शायद जो आपने आखिर में बात कही है ना, समाज में एक ऐसा हैं लोग जो कि ये समझते हैं कि औरत को नीचा, जो हम ऊंचा क्यों उठने दें। आम आपसे शायद बात नहीं होती, मैं पुरुष के नाते मेरे से बात करते हैं, औरतां दी अकल तक कितने रिच है, इन्होंने दबा के रखो। शादी के टाइम भी कहेंगे शुरू से यही इनको दबा लो वरना सिर पे चढ़ जाएंगी। इस तरीके की जो मानसिकता है ना, वो निकालनी जरूरी है। जब अब देखो महिलाएं हर शोबे में तरक्की पर हैं और पुरुषों से कहीं आगे निकल गई हैं। स्त्री या पुरुष में क्या फर्क, कोई भी आगे निकल सकता है जिसमें योग्यता है। तो वो अब जैसे जो डॉक्टर हैं ज्यादा गिनती है महिलाओं, ऐसे आईटी सेक्टर में आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं हर फील्ड में। हाँ, चाहे अपने मीडिया में है, किसी में है, महिलाएं पूरा अपने दम पे आगे आई हैं, किसी ने उनको सपोर्ट नहीं। हालांकि मैं समझता हूँ कि महिलाओं को उठने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसको ये साबित करना पड़ता है, जो भी समाज का दबा कुचला है ना सेक्शन, चाहे वो महिला है, चाहे वो दलित है, या वो कोई अल्पसंख्यक समुदाय से, उनको ये साबित करना पड़ता है कि वो सही हैं, वो योग्य हैं और वो राष्ट्रवादी हैं। इस तरीके से साबित उनको करना पड़ता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, बात हम महिलाओं की कर रहे हैं। हमने बात उठाई छोटी छोटी बच्चियों की कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा जाता है। सर, बच्चियों के साथ जो केस सामने आ रहे हैं, क्योंकि बात की जाती है महिलाओं को, हमारे भारतीय समाज में 50% सर्वे में यही आया है कि महिलाएं छोटे कपड़े पहनती है, इस तरीके के केसेस सामने आते हैं, इसीलिए ये सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन एक छोटी बच्ची जो स्कूल ड्रेस में घर से बाहर निकलती है, प्रॉपर अपने आप को उसने कैरी किया होता है, प्रॉपर वो कवर्ड होती है, लेकिन इस तरीके के केसेस की स्कूल का प्रिंसिपल बच्ची के साथ रेप कमिट कर रहा है, स्कूल के टीचर्स, मेल टीचर्स कर रहे हैं, सर बच्चियों को फिर क्या फायदा पढ़ाने का हमारे भारतीय समाज में? नहीं, जो छोटे कपड़े वाली जो बात है, ये तो बात तो बेहुदा है। अब जो छोटी सी बच्ची की आपने बात की, उसके कपड़े क्या है? एक 18 महीने की बच्ची, जो कल डॉक्टर प्रज्ञा ने अपने सेमिनार में बताया कि 18 महीने की बच्ची के साथ भी दुष्कर्म हुआ। अब उसके कपड़े छोटे बड़े का कोई विषय ही नहीं है, उसको तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं, वो तो बहुत छोटी बच्ची है। तो इसमें यह है कि पढ़ाई तो चाहिए ही चाहिए, इस सब के बावजूद भी पढ़ के दिखा के ही महिलाओं का उत्थान होगा और आगे उत्थान होगा। और इसमें जो सभ्य समाज है, संवेदनशील जो समाज के लोग हैं, स्त्री या पुरुष, सबको आगे आना पड़ा। मैं को एक आपको दूं एक उदाहरण, जब मैं छोटा था, शायद आपको नहीं उस बात का एहसास हुआ होगा। 8वीं में हमें एक आया था, प्रस्ताव लिखना आया था हिंदी में कुछ परीक्षा में, कि क्या स्त्री शिक्षा अनिवार्य है। मतलब ये भी एक प्रश्न था। इसका मतलब क्या है कि ऐसे भी लोग थे जो कहते थे नहीं नहीं, लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत है। अब इस तरह के लोगों की गिनती कम है, पर जो आपराधिक तत्व है वो उसकी एक वो जो मानसिकता है, आपने कहा ना छोटे कपड़े, ये कोई सेक्सुअल एराउजल की बात नहीं है, ये डोमिनेट करने की बात है कि मैं इसको क्या समझता हूँ। ये भावना आती है तो उसको वो मतलब किसी को भी, जो भी उससे छोटा है ना, उसके वो खिलाफ होता है, उसके विरुद्ध होता है वो।
और उस पे उसको आधिपत्य जमाने की इच्छा होती है मन में, भाई ये क्या समझता है मेरे से, ये मेरे सामने आके कुर्सी पे कैसे बैठ गया, ये इसको जमीन पे बैठने चाहिए, जैसी ये जो सोच है, वही ये जो महिलाओं के प्रति तो बहुत ज्यादा प्रति मैम अगर हम बात करें फीमेल्स की, सिर्फ एक ये रेप केसेस की बात को हम अगर साइड पे रखते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है, बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, एसिड अटैक्स हो रहे हैं। एसिड अटैक्स की बात आती है कि रोकथाम लग गया, लेकिन नहीं, हमें फिर सुनने को मिलते हैं एसिड अटैक्स हो रहे हैं। और मैम ये डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फीमेल को किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो मैम ये हिंसा क्या लग रहा है, भारत की क्या तस्वीर दिखाती हुई नजर आ रही है? सर का कहना है कि जैसे अभी बात की प्रस्ताव की, कि हमें प्रस्ताव आया करते थे, ऐसे लिखने को आया करते थे कि कितनी शिक्षा नारी को मिलनी चाहिए या कितना पढ़ाना चाहिए बेटियों को। वो तो मेरी समझ लो कि 2 जनरेशन पहले मेरी नानी और दादी दोनों ने ही सिर्फ चौथी या पांचवी तक पढ़ाई करी थी, क्योंकि उनके ज़माने में बड़े घर की लड़कियों को पढ़ाई करना अनिवार्य नहीं माना जाता था, क्यों, ज़रूरत ही नहीं है। उस तो उन्होंने ये किया कि हमें पढ़ाया, हमें पढ़ने को बहुत ही प्रोत्साहित किया। तो ये एक तो चीज़ थी ही पहले। जो मैंने एक चीज़ देखी है इन सारे केसेस जो आप बता रहे हो, इनमें विक्टिम शेमिंग। जैसे ही हम कोई न्यूज़ सुनते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का सुनते हैं, तो कहते हैं ज़रूर उसने ही ज़बान चलाई होगी। जो जिसके साथ गलत हो रहा है उसमें नुक्स ढूंढने की जो ये प्रवृत्ति है, इससे हमें बचना चाहिए। जब किसी के घर में चोरी होती है, तब तो हम नहीं कहते ना कि उसने दरवाज़ा खुला छोड़ा था या उसका ही दरवाज़ा कमज़ोर था, ऐसे तो नहीं बोलते। पर जब लड़की ने छोटी, मैंने एक रिसेंटली देखा था कि उसके साथ क्यों रेप हुआ, वो तो डॉक्टर थी, उसने तो वाइट कोट पहना था, वो कौन सा रेप पार्टी अटेंड कर रही थी। तो इसमें मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मान लो उसने छोटे कपड़े भी पहने होते, और मान लो कि वो डॉक्टर नहीं होती, वो चाहे कोई भी प्रोफेशन में होती, और वो रेव पार्टी भी अटेंड कर रही होती, फिर भी क्या उसके साथ ऐसा होना सही है? क्या उसको हक है कि ऐसा उसके साथ हो? मतलब nobody can invite anyone for rape, nobody wants that kind of treatment कि एक इनविटेशन है। लोग निर्भया की रेपिस्ट की जब डॉक्यूमेंट्री जो अभी बैन हो गई है उसको आप देखो, तो वो कहते हैं लड़की जो होती है वो एक मिठाई के डब्बे से कंपेयर करते हैं, जो एक वस्तु है, कि अगर ये डब्बा खुला रहेगा तो उसकी तरफ चींटियां आएंगी। तो इस तरह की सोच है उनके जो रेप, जिनको अभी फांसी दे दी गई, उन्होंने ये खुलेआम कहा था, और कहते वक्त उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था, कोई एक होता है ना रिग्रेट, वो नहीं था। तो वो इस चीज को सही सही मानते थे। कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हम देखते हैं, जैसे अभी आपने बात की कि कई सवाल की खड़े किए जाते हैं एक महिला के ऊपर कि शायद उसने जबान लड़ाई होगी, तो इस तरीके के केसेस, तो मैम ये कब तक हमें भारतीय अपने समाज में तस्वीरें देखने को मिलेंगी डोमेस्टिक वायलेंस की, एसिड अटैक्स? जब तक ऐसा सोचा जाएगा, एसिड अटैक क्यों होते हैं? एसिड अटैक आप कभी नहीं देखोगे किसी पुरुष के ऊपर हो रहा है, पुरुष के ऊपर हाथापाई मारपीट होती है। लड़कियों का सबसे ज्यादा बड़ा एक फीचर माना जाता है, उनकी खूबसूरती होती है या फिर उनकी लुक्स होती है। तो ऐसा माना जाता है कि मान लो इसने मुझे हाँ नहीं करी या मेरी कोई बात नहीं सुन रही है, तो इसके ऊके चेहरे पर एसिड डाल दो। मैं लक्ष्मी जो है एसिड अटैक सर्वाइवर जो काफी एक्टिव हैं, उनसे मिली हूँ। उनका ये कहना है कि उसने मेरे चेहरे पर तो एसिड डाल दिया, पर मेरे जो अंदर जो अग्नि थी वो नहीं वो मार सकते। तो वो एक एग्जाम्पल है। पर ऐसे जो एसिड अटैक्स, एक तो एसिड बिकते क्यों हैं इतने खुलेआम, अभी तक समझ नहीं आता है कि इसके ऊपर रोक कभी का लग जाना चाहिए था। तो ये होता है कि एक औरत को दबाने, पावर प्ले है ये सारा कुछ। डोमेस्टिक वायलेंस भी जो जिनको पहले दिन से सिखाया जाता है अगर पुरुषों को कि इसको दबा कर रखो, तो वो मतलब कोई पशु तो है नहीं कि उसको दबा कर रखो नहीं तो वो भाग जाएगा। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि बहुत सालों से, ये हजारों सालों से चला आ रहा है कि एक छोटी सी चीज होती है कि औरतें पायल पहनती हैं। तो पायल क्यों पहनती हैं? क्योंकि पुराने जमाने में उनको पायल इसलिए पहना के रखते थे कि कहीं घर से बाहर जाएगी या कहीं जाएगी तो पता चल जाएगा कि वो चल रही है। तो ये सब होता है कि नारी को डोमिनेट करके रखना है। हिंसा के केसेस है, हर 15 मिनट में हमारे भारतीय नारी कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, यौन उत्पीड़न हो रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं, अभी हम प्रज्ञा मैम से बात करें, एसिड अटैक्स के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस। मैम बीइंग एज अ फीमेल, आप एक्सपीरियंस लेडी हैं हमारे भारतीय समाज की, मैम क्या देख रहे हैं, किस तरफ जा रहा है हमारा भारतीय समाज? अ, अ, मैं हिंदी में बोल लूं, पंजाबी में बोलूं? हाँ, लैंग्वेज मेरे को तीनों प्यारी हैं।
ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਹ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਇਲ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਪਤਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰਸਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਆ गई है ਹੁਣ। और वो कॉमोडिटी नहीं है, औरतें भी ह्यूमन बीइंग है। और बिल्कुल एक सवाल आपसे, आपने बात की कमर्शियलाइजेशन की। प्रज्ञा मैम का भी यही कहना था कि एक वस्तु की तरह, मिठाई की डब्बी की तरह उसको देखा जाता है एक महिला को। मैम अगर हम आज की बात करें, अगर हम एग्जीबिशन देखते हैं, सपोज बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगती हैं लार्ज स्केल पर, कार्स की सपोज हम, क्योंकि उनको लगता है कि इस कार की बिक्री तभी होगी जब एक फीमेल मॉडल इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो मैम आपको लग रहा है कि ये समाज की तस्वीर बदलनी सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है हमारे समाज में, कि एक लड़की को सिर्फ एक शो पीस की तरह समाज में खड़ा करके ना दिखाया जाए? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। तो पिछले दिनों च ना मैं एक कविता लिखी सी, मैं जरूर शेयर करना चाहांगी तुहाडे नाल, अगर तुसी अलाउ करो। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਦੇਵੀ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਵਣ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਕੂਚੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਧੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਮ ਚਿਮਟੇ ਮਾਰੇ, ਪਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਸੀ ਖਿੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਖਿਲਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਖਿਲਾਰੇ, ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਸ ਔਰਤ ਹੋਣਾ, ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਸ ਔਰਤ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਬੀਬੀਓ ਮਾਤਾਓ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਬੀਬੀਓ ਮਾਤਾਓ, ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਗਿਆ, ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਵੋ, ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰਲ ਖਲੋਵੋ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਮਾਜ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਿੱਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਾਜ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਿੱਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਿਰ ਜੋੜੋ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਅੱਗੇ, ਸਿਰ ਜੋੜੋ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਅੱਗੇ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰੋਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਹੈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਣਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਹੈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ, बाकी ਦੀਆਂ चीज़ां सारियां बेटा बाद दे विच। मैम हमारे साथ मेल मेंबर भी जुड़ चुके हैं ना सर, उनसे बात करेंगे। सर ये जो जिंदगी की सच्चाई है किस तरीके से बयान हुई है आज सभी के सामने, सर क्या कहेंगे कि मैम का कहना है कि सबसे पहले आप एक औरत को इंसान समझिए। सर आपके साथ हम बहुत बार रूबरू होते हैं, आप हमेशा इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, ये जो सच्चाई आपने सुनी है आज लाइव सुनी है, हमारे दर्शकों ने भी सुनी है, सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये बड़ी जो इन्होंने जो व्याख्या की है, बड़ी एक दर्दनाक व्याख्या है, क्योंकि ये यहीं पढ़ाती रही हैं, बहुत सारे सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों से इनका संबंध रहा है, और घरों में क्या होता है इनको बच्चे आके बताते रहे हैं, इसलिए इनकी जो बातें हैं बहुत ही मार्मिक दृष्टि से देखनी चाहिए हमें। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान जो भी होमोसेपियन है, हमारी जो है ना, मनुष्य की जो हमारी जो प्रजाति होमोसेपियन उसको बोलते हैं, तो हम सारे होमोसेपियन है, स्त्री या पुरुष, या इवन जो ट्रांसजेंडर वो भी तो होमोसेपियन है ना, वो भी, इन सब को इंसानियत का अधिकार है, इंसान के तौर पे जाने जाने का अधिकार। समाज में परिवर्तन हुआ है, ऐसी बात नहीं, पर परिवर्तन कोई भी अपने आप नहीं होते। अगर ये परिवर्तन है तो हर 15 मिनट में क्यों हमारे सामने इस तरीके के केसेस आते हैं कि महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, एसिड अटैक के केसेस, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप केसेस, सर क्या ये परिवर्तन है? हम आपसे सवाल करते हैं, मैम से भी करेंगे। प्रज्ञा मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर क्या ये परिवर्तन जो है इस हद तक तो हुआ है कि महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब स्त्री से क्या अनिवार्य है या नहीं है, ये प्रश्न बहुत छोटा रह गया है, खत्म तो शायद नहीं हुआ, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं। लेकिन मेरा मतलब उस हद तक तो परिवर्तन हुआ है। महिलाएं बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पे भी हैं, हर शोबे में हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे मीडिया में हैं, चाहे वो जो प्रशासन में हैं, इवन अंतरिक्ष में हैं, हर जगह पे महिलाएं हैं। पर उनके प्रति जो समाज में जो एक फ्यूडल साइकोलॉजी है ना, जो हमारा जो ये जो पुरातन समाज में एक औरत को जिस ढंग से देखा जाता था कि ये छोटी है, इसको क्या करना है, बस बच्चे पैदा करे और उसकी हमारी ऐसी कुछ वो फिल्में भी आई हैं, आप देखो ना, फिल्म आई थी साहब बीवी और गुलाम, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, इन्होंने तो देखी होगी। हाँ, साहब बीवी और उसमें गुलाम में वो जब महिला ऑब्जेक्ट करती है मीना कुमारी, तो वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए, गहने तुड़वाओ, गहने छुड़वाओ, मतलब यहाँ तक उसको ले आके खड़ा कर दिया। ये एक फ्यूडल साइकोलॉजी है ना, जो पुरानी जागीरदारी सोच की कि महिलाएं सिर्फ एक वस्तु है, वो अभी भी है। अब उसका रूप बदल गया थोड़ा, अब उसका रूप आगे बढ़ गई कारों के आगे महिलाओं को। ये जो कमर्शलाइजेशन है ना, ये जो मार्केट इकोनॉमी है, ये इसको प्रमोट करती है, इन बातों को, महिलाओं को तुच्छ बनाती है। पर इसमें जो है, अब हम कहते हैं कि महिलाएं ऐसे ना करें, अब एक महिला मॉडल बनती है, उसको तो अपनी जीविका चलानी है ना, तो वो इस तरीके की भी मॉडलिंग कर लेती है। मॉडल बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मॉडल बन के एक अच्छे रोल भी हैं जिसमें उनको लेना चाहिए, पर जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। और आपके सवाल में से एक सवाल हम निकालते हैं, आपने मॉडल की बात की, किसकी गलती है? जो मॉडलिंग असाइनमेंट्स एक मॉडल को मिलते हैं, क्या उसको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, या देने वाला जो होता है असाइनमेंट्स को किस तरीके से वो गलत लेवल पे उनको लेके जा रहा है, क्या उनकी गलती है? देने वाले की गलती है, देने वाले की गलती है, क्योंकि उसके जो इंटरेस्ट हैं वो डूबियस है। मैम कुछ कहना चाहते हैं? मैम क्या इस चीज से एग्री करते हैं आप? नहीं, मैं थोड़ी असहमत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है देखने वालों की गलती है, जो देखना ही यही चाहते हैं कि गाड़ी है तुम उसके फीचर्स देखो, उसके मॉडल देखो, उसकी स्पीड देखो, बताने के लिए शायद कोई आजकल कहते हैं लड़कियां तो ड्राइव भी नहीं कर सकती, तो फिर तो लड़का ही ज्यादा अच्छा बताएगा कि गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है। पब्लिक डिमांड ये क्यों है कि इतनी बड़ी गाड़ी के बगल में शॉर्ट स्कर्ट में कोई मॉडल खड़ी हो जाए तो फिर गाड़ी बिकेगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर तो किसी कार के एक्सपर्ट की डिमांड होनी चाहिए। बात कार से हटके करते हैं, एग्जीबिशन कई तरीके के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो,
हौजरी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वहां हम हमेशा देखते हैं कि स्क्रॉल पे ऐसे ही शॉर्ट मिनी ड्रेसेस में एक लड़की को बिठाया जाता है, सिर्फ स्क्रॉल पे अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को, विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। आपके अकॉर्डिंग वो चीज कितनी ठीक है? वो चीज गलत है। वो कोई उत्तेजना उत्पन्न हो सकती है। अगर इसको रिवर्स कर दें तो किसी अगर सिक्स पैक में किसी बहुत ही हैंडसम लड़के की भी फोटो लगाएंगे तो शायद महिलाएं भी आकर्षित हों, बट पुरुषों के आकर्षण का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बिकता ज्यादा है। और महिलाएं देखो जो मॉडल बनती हैं उनको अपना प्रोफेशन है, उनको कहीं पे एक अगर वो लगा सकें तो एक नहीं, इसके बाद मैं नहीं, दिस इज नॉट राइट, ऐसा कुछ सिलेक्शन एक उनका भी होना चाहिए, अपनी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। कि आइटम सॉन्ग्स के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ कि आइटम सॉन्ग्स में आइटम आप बोलते किसको हो, एक लड़की को आइटम बोलते हो, और इस वर्ड पे ही आई थिंक बैन लगना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, कुछ एक्ट्रेसेस हैं जैसे कि जो काफी सक्सेसफुल है, प्रियंका चोपड़ा है या फिर कंगना रनावत है, उन्होंने कहा कि हम कभी भी फेयरनेस क्रीम का ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सोच के खिलाफ है कि रंग भेद नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने नहीं किया। तो कहीं पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं, इस चीज के हम खिलाफ हैं। तो जब ऐसी चीजें हम पढ़ते हैं तो हमें भी थोड़ी शर्म आती कि नहीं, हम क्यों लगा रहे हैं फिर। तो फिर कंज्यूमर भी इफेक्ट होता है और ऐसी चीजें देखना पसंद या खरीदना पसंद नहीं करता। मैम आपसे बात करना चाहेंगे, ये जो सारा मुद्दा आप देख रहे हैं, जो हमारे सामने तस्वीर आज नजर आ रही है, मैम मैटर बहुत सारा है, बहुत सारे टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, राजनेताओं की, या अपनी जुडिशरी सिस्टम की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर है, बार बार हम ही सवाल उठाते हैं कि हमारा जुडिशरी सिस्टम वीक है, लॉ एंड ऑर्डर वीक है, जो कल्प्रिट होता है उसको जल्दी सजा नहीं मिलती। वही एक फिल्मी डायलॉग जिसे हम कहते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैम इस चीज से आप कितना एग्री करते हैं? अगर हमारा जुडिशरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए तो ये जो हर 15 मिनट में महिलाओं के ऊपर जो हम अत्याचार वाले केसेस सुन रहे हैं, इनकी पे क्या रोकथाम लग सकती है, या पॉलिटिकल लीडर्स हमारे इतने स्ट्रिक्ट हो जाए? ਅਮ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ 97 ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਾਉਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ 5 ਕਿ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਲੇਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਉਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਸਾੜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਪੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। फिर भी ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ रिवेंज की भावना जो है हमारे भारत, ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਲ, 25-26 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਲੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ,
ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਈ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਐਜ ਏ ਸਮਾਜ ਐਜ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ होना, ਉਹ एजुकेशन तो भी पल्ला फड़ना पैना भी ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ जी एजुकेशन है साडी। एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। आपने जैसे बात की थी कि गर्ल्स कॉलेज में कुछ गर्ल्स कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि शेयरिंग कम है। हमें सिखाया ही नहीं जाता घरों में कि आप अपने वर्क प्लेस पे अपने हेड के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए, या एक मदर भी अपनी बेटी के साथ, आज थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है लेकिन वो प्रॉपर डिस्कशन आज भी नहीं है हमारे घरों में। तो आपको लगता है शेयरिंग बेसिस जितनी ज्यादा होएगी फैमिलीज में, या आप वर्क प्लेस पे अपने हेड के साथ शेयरिंग करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो इस तरीके के केसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट हम देख। बिल्कुल होएगा, शेयरिंग की बहुत जरूरत है बेटे। ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਐਟ ਹੋਮ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ, फादर एक्सप्लॉइटिंग है, मतलब वो सच्ची आई कैन नॉट डिस्कलोज क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਹਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ प्रॉपर ग्रोथ होगी। इसके बारे में सर से बात करते हैं। सर, अगर हम बेटियों की बात करें ना, तो शुरू से ही कहा जाता है कि बेटियां अपने फादर के सबसे ज्यादा क्लोज होती हैं, सबसे ज्यादा प्यार बेटियों को उनके फादर से मिलता है। तो लेकिन जैसे बात हम शेयरिंग की कर रहे हैं, मदर्स के साथ कुछ कुछ बेटियां जरूर अपनी शेयरिंग रखती हैं, कुछ करती हैं, एक फ्रेंडली बिहेवियर होता है घर का। लेकिन जब फादर के साथ शेयरिंग बेसिस की बात आती है, तो एक लड़की खुल के अपने फादर को ये तक भी नहीं बता सकती कि आज स्कूल से मैं आ रही थी तो बस के ड्राइवर ने मुझे कुछ गलत बोला, कंडक्टर ने गलत बोला, या किसी क्लासमेट ने गलत बोला। तो सर, आपको लग रहा है शेयरिंग बेसिस अगर हमारे भारत में इस चीज को अडॉप्ट कर लिया जाए कि बेटियां अपने फादर के सामने खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके, तो डेफिनेटली ये जो हिंसा के केसेस लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं हम, इसमें हम थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है। ये तो अक्सर मैंने बहुत सारे परिवारों में देखा है, अगर कोई बच्चा, लड़की या लड़का भी कुछ बात अपने मन की कहना चाहता है, उसके मन में कोई दुविधा है, उसके मन में कोई टेंशन है, कोई तनाव है, वो पहले तो वो झिझकता है। इसलिए झिझकता है कि वो बोलेगा तो वो एकदम बिठा दिया जाएगा कि चुप करके बैठ, तू बात एमी ना बोली जा, ऐसा फालतू मत बोली जाओ। ये बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे के मन में जो है ना बात, एकदम वो उनका मन पाक साफ है, उसके मन में खोट नहीं है, उनको खोट की अभी समझ ही नहीं है। जो कुछ वो देख रहे हैं उसी को आके वो प्रोजेक्ट कर देते हैं। इसलिए उनकी बात सुननी आवश्यक है। और फिर अगर आपको लगे कि उसके मन में कोई घबराहट है, कोई तनाव है, तो उसको वो कहे। मैं अपने मेल चाइल्ड की बात हो, मेल चाइल्ड जो है सोडोमी से बहुत डरते हैं। छोटे बच्चे दे आर ऑल्सो सोडोमाइज्ड, तो ये भी टेंशन होती है लड़कों को। ये सब लड़कियों का अलग एक विषय है जो कि प्रमुख है, पर छोटे बच्चे, मेल चाइल्ड की अपनी एक अब समस्याएं, उसका मन में बड़ा स्ट्रेस होता है, तो वो उसको शेयरिंग से ही वो दूर हो सकता है। शेयरिंग तो जरूरी है ना समाज में।
अपने भाई बहन से कई दफा। मैं तो कल भी यही एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारे शेयरिंग डॉक्टर से कर जाते हैं लोग, जो अपने घर में नहीं कर पाते। हाँ। भारत की बेटी हैं बिल्कुल। प्रज्ञा मैम, आप इस चीज से एग्री करते हैं? आप भी बेटी हैं, वो जो एक माहौल रहता है घर का कि अपने फादर, और आफ्टर मैरिज तो जो फादर के साथ एक बेटी डिस्कशन करती है, कुछ शेयरिंग करती है, क्या फादर इन लॉ के साथ भी हमारा वैसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड हो जाए शादियों के बाद हमारे भारतीय समाज में? तो डेफिनेटली एक बदलती हुई तस्वीर हमें। बिल्कुल जो देखते हैं पुरुष का एक रोल जो दिया गया सोसाइटी के द्वारा, वो है कि सुरक्षा प्रदान करना। तो उस मायने से अगर देखा जाए तो पहले तो पुरुष के साथ ही शेयर करना ज़्यादा लॉजिकल कहा जा सकता है। मैं लकी रही हूँ कि मेरे पापा बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील हैं, उनसे मैं काफ़ी कुछ शेयर कर लेती हूँ। अ, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। यूजुअली बहुत सारी चीज़ें लड़कियाँ नहीं बता पाती अपने पापा को या भाई को, डरती हैं कि कुछ गुस्सा होगा या डर किस चीज का, आपको क्या लगता है किस चीज का? क्योंकि और खड़ी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू समाज वो शर्म के अंदर आता है। शर्म का दायरा इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि वो सुरक्षा के ऊपर ही सवाल खड़ा करता है। और जो मैम ने बोला वो काफी मतलब है कि अपने पिता, अपने भाई, अपने कजिन्स, अपने अंकल्स के द्वारा लड़कियां सेफ नहीं है। और आप किसी भी लड़की से पूछो, इनडायरेक्टली सबके पास कोई ना कोई एक कहानी होगी कि जब उनको सेफ नहीं फील हुआ होगा। पर ये चीजें बाहर नहीं आती, और ये चीजें रिपोर्ट तो खैर बहुत दूर की बात है, रिपोर्ट तो नहीं होती है। पर कम से कम उनकी काउंसलिंग तो बहुत जरूरी है, अगर एक तौर पे देखा जाए तो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जमाना है, आपको क्या लग रहा है? अगर आप वो पहले का टाइम देखते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा है कि तब मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक लड़की को किस तरीके से हरास किया जाता है, उसको बार बार धमकी दी जाती है, थ्रेटन किया जाता है कि तुम्हारी फोटोज को हम आगे डिस्क्लोज कर देंगे। कई तरीके के मैटर ऐसे सामने आते हैं। तो मैम, आपको लग रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर हो सकता है जो आज के केसेस हम देख रहे हैं? सोशल मीडिया का इफेक्ट जो है ना, मैं अब हिंदी में आ जाती हूँ, बोथ वेज है। ये बोथ वेज है। सोशल मीडिया इज अ bliss और इट इज अ अदर वे राउंड आल्सो। जो देखो, ये इंसान डिपेंड करता है। अगर आपने सोशल मीडिया का पॉजिटिव साइड यूज करनी है, आप एक अच्छी शख्सियत हो, तो वो करोगे। अगर आपका माइंड ही गंदा है, तो वहां से फोटो लेके आप कहीं भी उसको एक्सप्लॉइट करोगे। सोशल मीडिया का उतना कसूर नहीं जितना सोशल मीडिया को यूज करना वाला उसको क्या कर रहा है। ये फिर बात वहीं पे आ जाती है, ह्यूमन ग्रोथ पे बात आ जाती है। और ये तो चीजें बढ़ती जाएंगी दिनों दिन। जब पुराने जब मेरे दादाजी थे तब क्या था दुनिया में, जब मेरे फादर थे तब क्या था दुनिया में, जब मैं थी मैं भी रेडियो के जमाने की हूँ। डॉक्टर अरुण मित्रा, हम एक जैसे ही हैं। हम रेडियो के जमाने, ट्रांजिस्टर होता था घर में, बाद में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया, फिर कलर्ड टीवी आया। अब तो देखो, अब जहाँ बैठे हम कहीं और दिख रहे होंगे। गवर्नमेंट को कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? थोड़ी देर पहले प्रज्ञा मैम का कहना था कि इजीली एक्सेस हो जाता है आजकल नेट। हम देखें, अगर पेरेंट्स आजकल दोनों वर्किंग होते हैं, मदर फादर दोनों वर्किंग है, पीछे से बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, नेटफ्लिक्स है, कई ऐसी साइट्स हैं, इजीली एक्सेसिबल है। आप कुछ भी ऑन कीजिए तो आपके सामने पॉर्न साइट्स भी खुल जाती है, कई ऐसा स्टफ खुल जाता है जो बच्चों के देखने लायक नहीं होता। तो मैम, आपको लग रहा है गवर्नमेंट को सबसे पहले एफर्ट करने चाहिए कि इन तरीके की साइट्स पे रोकथाम लगे, या पेरेंट्स को एफर्ट करने चाहिए कि बच्चों के हाथों से मोबाइल खींच लिया जाए? देखो, प्राइमरी ड्यूटी तो पेरेंट की है कि कैसे उसको पालना। ये नहीं, स्नैच करने की बात नहीं होती। स्नैच करके किसी को नहीं रोका जा सकता कि तूने इधर नहीं देखना, तूने। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। और जो जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, गवर्नमेंट्स के लिए भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ये तो ह्यूमन। मैं एक बार ना दूरदर्शन पे हमारी डिस्कशन चल रही थी ड्रग्स पे, तो उस टाइम किरण बेदी मैडम है ना, उनके हस्बैंड जिंदा थे। वो हमेशा क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पूछते थे जो भी वहां पे पैनल जाती थी। तो पहला उन्होंने किसी, मेरे साथ कोई रिटायर्ड आर्मी पुलिस वाले थे, एक और डॉक्टर थे, डायरेक्टर हेल्थ। तो उन्होंने कहा, अगर बेदी साहब कोई क्वेश्चन पूछे तो आपने ना मैडम की तरफ फेंकना। हुआ क्या कि उन्होंने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन ये था कि उस एरिया में इतनी ड्रग्स हैं, ये है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो मेरा सवाल जवाब तब था, वही मैं आज आपको बोलूं।
तब मैंने बोला था कि अगर मेरे को है कि मैंने ड्रग नहीं खानी, अगर आप एक बाल्टी में डाल के ड्रग मेरे सर पे उंडेलोगे ना, मैं अपना मुंह ऐसे बंद कर लूंगी कि मेरे अंदर ना जाए। बात ये है कि सरकारें कोई और कुछ मर्जी करता फिरे, अगर इंडिविजुअल स्ट्रांग है तो नेगेटिविटी समाज से जाएगी। अगर एज इंडिविजुअल हम गिरे हुए हैं, एज सोसाइटी हमें नेगेटिव चीजें हैं, तो कोई भी सुधार नहीं कर सकता। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, मगर एफर्ट्स शुड बी देयर एट एवरी लेवल। हर लेवल पे एफर्ट्स की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है एज ह्यूमन बीइंग हमारे ग्रोथ। कंट्रोल होना बहुत जरूरी है मैम, क्योंकि अगर इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे तो ये मैटर बहुत लंबा है। जाते जाते हम चाहते हैं, हम नहीं कहेंगे कि आप कोई मैसेज डिलीवर कीजिए सोसाइटी को, क्योंकि मैसेजेस की अगर हम बात करें तो मैसेजेस सोसाइटी तक डिलीवर जरूर होते हैं, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता। मैम, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे आज की जनरेशन को। जो हमारी जनरेशन है, कहीं ना कहीं मुद्दे बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया का है, कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन कोई ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो महिलाएं हैं या छोटी छोटी बच्ची हैं, वो किस तरीके से अपने आप को सेफ या प्रोटेक्टिव महसूस कर सकती हैं? इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पहले पेरेंट्स हैं, जैसा वो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं आप बने उसके सामने, आप वो बने जैसा वो विजुअलाइज करते हैं कि मेरा बच्चा कैसा हो। एक तो ये, दूसरा जो बहुत जरूरत है स्पेशली पंजाब कंडीशन में, अगर मैं सोचूं, जो मैडम ने कल ये पेपर में भी लिखा है 4 से 14 साल, मैं तो कहूंगी कि जब पैदा होता है लड़का, आपने लड़की की बात की है ना, जब बेटा पैदा होता है तब से उसकी माँ या उसका बाप क्या ट्रेनिंग देते हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। जब वो पार्शियलिटी हुई है, एक ने अपने आप को बहुत स्पेशल समझा और दूसरे ने समझा कि मैं घर में एक्स्ट्रा ही हूँ, मैं तो एक घर पे एक ऐसा लोड हूँ जो कि चाहिए नहीं था। उस जो गैप है ना, उसको मिटाने की जरूरत है बेटा। जब वो गैप मिट जाएगा फिर साइकी चेंज होगी और फिर सुधार आएगा। सो माओ को बोलूंगी कि बेटे को जब पालना है एक जैसा पालना है, ठीक है। सो समाज को यही कहूंगी कि सभी को इंसान समझो, ये मेरा मैसेज है। और बेटियां जो हैं सॉलिड, जो लाइफ की सॉलिड फैक्ट्स है ना, उस पे बिलीव करें। ये ऐसे जो आर्टिफिशियल थिंग्स हैं आजकल, हम देखो, मैं किसी को वो नहीं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, क्योंकि ह्यूमन राइट है हर इंसान को, वो कैसा दिखना चाहता है, कैसा बनना चाहता है। और आजकल बाहर जाते हैं तो वहां पे तो ये भी राइट है कि आप क्या अपने आप को, कोई कोई कहता है मैं कैट हूँ, कोई कहता है मैं डॉग हूँ, व्हाट टू टॉक ऑफ द थर्ड जेंडर, यू नो। वहां पे तो इतनी ज्यादा वो फ्रीडम है हर एक को है। मगर मैं अब यहाँ की बेटियों को बोलूंगी को जिंदगी की जो सॉलिड चीजें हैं ना, उनमें बिलीव करें। जो ऊपर ऊपर से हवा हवाई है ना, उससे ध्यान हटा के इतनी स्ट्रांग हैं, इतनी जीनियस बने, इतनी बड़ी बने। और जब आप ऐसे बनते हो ना, किसी का हौसला नहीं होता कि आपकी तरफ देखने का भी। और इतनी ताकत हमारी फीमेल में युगों से कहते हैं कि होती थी, ठीक है, और वो लाने की जरूरत है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मार्शल आर्ट्स, जूडो, कराटे बेटियों के लिए कहा जाता है, बेटियों को सिखाओ, बेटियों को सिखाओ। बेटों को क्या सिखाना चाहिए? बेटियों को सिखा दिया अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जैसे मैम ने बात की कि बेटों को गाइड करना बहुत जरूरी है। बेटों को या बेटियों को सामाजिक जो ज़रूरतें हैं असली, जैसे इन्होंने अभी कहा कि हवाई सतही बातें नहीं करनी, गहराई से दोनों को बचपन से ही समझाने की ज़रूरत है। लड़का है तो उसको समझाने की ज़रूरत है कि तेरी जो बहन है या जो तुम्हारी कज़न सिस्टर, क्योंकि उस वक्त तक उतना इंटरेक्शन होता है उसका, जो तुम्हारी कज़न सिस्टर्स वगैरह हैं, इनसे तुमने कैसे बिहेव करना है, किसी एक महिला से कैसे व्यवहार करना है, वो छुटपन से ही उसको हमारी दादियाँ नानियाँ हमें सिखाया करती थी। अब शायद वो उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन वो शुरू से ही उसको सिखाने की ज़रूरत है।
लड़कियों को ये कहना भी जूडो कराटे सुनने ये एक हिस्सा है, पर जब 8-8 लोग गैंग रेप जैसे करते हैं, क्या करेगा जूडो कराटे कोई? क्या करेगा? ये तो ठीक है, इट्स गुड, होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस ही ये जो गुंडा राज होता है ना, वहाँ पर बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए सामाजिक इसमें मल्टीपल लेवल्स पे काम करने की आवश्यकता है। जैसे आपने पहले जुडिशरी की बात की, अब किसी को सजा देनी है नहीं देनी ये तो जुडिशियल फैसला ही होगा ना। हैदराबाद में आपको याद है 3 लोगों को गोली मार के मार देगा जब एक वेटरनरी डॉक्टर, तो मुझे एक यहाँ के वोमेन लीडर मुझे कहने की देखा अब सब खत्म हो जाएगा। मैं कहा मैडम कुछ नहीं खत्म हो जाएगा। मैं कहा पहली बात है हमें यही नहीं पता कि वो थे या नहीं थे। तो पुलिस ने तो अपना दिखा दिया, लोगों ने तालियां बजा दी। अब ये इस दायरे से निकलना हमें जरा ब्रॉडली इन डेप्थ सोचना पड़ेगा कि समाज में क्या क्या कुरीतियां उत्पन्न हो रही हैं। समाज में जो ना बराबरी है ना वो एक बहुत बड़ा कारण बनती है। इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, सामाजिक और आर्थिक जो विषमताएं हैं उनको कम करने की जरूरत है। उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन स्कोप जो है वो कम होता है, वो कम होता है। शिक्षा कैसी हो, शिक्षा की पद्धति क्या हो, अब शिक्षा में तो इतना ज्यादा फर्क हो गया है, इतना ज्यादा फर्क हो गया है। कुछ को तो शिक्षा जो स्कूलों में क्या हालत है, और कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर लाखों लाखों के स्कूल मतलब फीसें हैं। और इस इन सभी जो डिस्पैरिटीज है ना इसको हमें कम करना पड़ेगा। इसलिए इकोनॉमिक पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज, हेल्थ पॉलिसीज, इस सब को रिव्यू करने की जरूरत है। इस समाज में बदलाव मल्टीपल साइड से होते हैं, हमेशा ये कई तरफ से जो काम करना पड़ता है तो जाके बदलाव होता है। और मैं समझता हूँ कि आई शुड बी इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट, आशावादी ही होना चाहिए। अगर आप आशावादी हो तभी आप संघर्ष कर सकते हो, निराशावादी कभी संघर्ष नहीं कर सकता। प्रज्ञा मैम, आपने देखा कि किस तरीके से व्यूज रखे गए सामने, अपने एक एडवाइस दी गई सोसाइटी को। मैम बीइंग एज अ फीमेल, भारत की बेटी आप भी हैं, क्या कहना चाहेंगी सोसाइटी को? आता है काफी औरत तो वहाँ पर स्टेशन होती है। एक मेरा ये मानना, दूसरा वो जो एमएलए जो कैद में बैठा हुआ सेंगर, वो लड़की लड़ी, उसके सारे परिवार को ही मार दिया उन्होंने। अब कह रहे हैं कि उसकी जो सिक्योरिटी वापस ले जाए, क्योंकि अब इसको खतरा नहीं है, जिस दिन सेंगर की सजा पूरी हो जाएगी
वो फिर खतरा है उसको। सो जो पीड़िता है वो जब शिकायत करती है उसके बाद भी उसको खतरा बरकरार रहता है। अब जो सैंगर जो जेल में बैठा है उसके मन में तो वेंजियंस है ना, उसका है ना कि मैंने इसको सबक सिखाना है, तो उसका व्यक्तित्व भी ऐसा है जी। तो इन लोगों का शायद लंबी लंबी सजाएं होनी चाहिए, 40-50 साल जेल में होने चाहिए। इनके पैरोल है तो रोज पैरोल, कल भी पैरोल मिल गई है, अब देखो कैसे चलेगा। तो जो एक राजनेता है ना उनको अपने आप को या जो सोशल फार्मर कहते हैं, जो समाज के जो अग्रणी लोग हैं समझते हैं अपने आप को या जो लोग उनको मानते हैं, उनको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। इस वक्त रोल मॉडल वो आइटम सॉन्ग नहीं होने चाहिए, रोल मॉडल सचमुच भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इस किस्म के रोल मॉडल होने चाहिए। लक्ष्मी। अब एक और मैं बात करूँगा कि हमारी मानसिकता है वो महादेवी वर्मा बहुत अच्छी और तो मानसिकता कहीं ना कहीं अटक जाती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाले रानी थी, लेकिन है वो मर्दानी। वो उसके बाद में मतलब एक झलक वो दिमाग में इतना से पीना चाहे हो बहुत अच्छी, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत करता है, स्कूल में पढ़ी है। तो ये जो बहुत एक बड़ा विषय है, समाज में सब में बराबरी ज्ञान, जो एक बराबरी का मतलब ये नहीं तो एक जैसे कपड़े पहन लेना, मानसिक तौर पर बराबरी लानी और जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो विषमता है उनको कम करना, ये अत्यावश्यक है अगर हमने समाज को सही ढंग से चलाना है। नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं कि मर्दों को हमने कम करके आंकना, अगर वो उनमें स्ट्रेंथ है, उनमें प्रोटेक्शन की पावर है, वो समाज को सीधा आगे ले जा सकते हैं, उनमें ताकत है, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर उस ताकत को वो औरत को दबाने, मारने, रेप करने उसमें यूज ना करें। अपनी ताकत उसकी बढ़े, शाला बढ़ती जाए, ठीक है, वो हमारे समाज के लिए अच्छे काम करते जाएं और हमें उनपे प्राउड है, मान है हमें उनपे, मगर उसको नेगेटिव चीजों में यूज ना करें। क्यों ऐसे नहीं है कि हम पार्शियल हो जाएं कि औरतें ऐसे या मर्द तो खोजे ही नहीं, ये गाड़ी चलानी है हमें समाज की, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है समाज के लिए। सो किसी को भी नीचे ऊपर इक्वालिटी रखना चाहिए। जो इन्होंने बात कही है ना, 2 किस्म की महिलाओं के आंदोलन, एक है फेमिनिस्ट मूवमेंट, वो एंटी मैन है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट वो है ये फेमिन है अपने वो जिस ढंग से मूवमेंट चलाते हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट है फॉर वुमेन्स अपलिफ्ट, इट्स अ जॉइंट एफर्ट बाय ऑल द मेन एंड वीमेन। जो भी संवेदनशील है, जो संवेदनशील नहीं है, अपने महिला भी संवेदनशील नहीं है, वो भी नहीं है। वो देवियों की पूजा महिलाएं भी करेंगी, लेकिन आप महिलाओं के अधिकारों की बात करोगे वो महिलाएं नहीं है। जरूर जुड़ेंगे हम आपके साथ जी। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ जो 3 पर्सनालिटीज, जो 3 शख्सियतें जुड़ी, अगर हम उनके प्रोफेशन से हटकर बात करें तो ये हमारे भारतीय समाज की वो बुलंदी आवाज है जिन्होंने कहीं ना कहीं सामने आकर अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं, अपने विचार रखे हैं कि किस तरीके से हम अपनी भारतीय मानसिकता जो दिन ब दिन गिरावट की ओर जा रही है उसको बदल कर एक अच्छी सोच वाला भारत की, विकसित भारत की हम कल्पना कर सकते हैं। तो अभी आने वाला समय बताएगा कि हमारी जो भारतीय मानसिकता जो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव साइड जाती चली जा रही है वो किस तरीके से बदलाव उसमें आने की जरूरत है। तो सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल जी, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, दूसरों को बदलने की बजाय ये सोचिए कि हमने अपने आप को कैसे बदलना है, तभी हम भारत की बदलती हुई तस्वीर देख सकते हैं। आने वाले टाइम पे फिर से आपको एक बार ऐसे टॉपिक के साथ रूबरू करवाएंगे। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू, थैंक यू। Weil keiner spricht, tauchen ab, sehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben komplett Gas. Ja, hol doch die Bullen, wenn es dir nicht passt.